यस, गुड इवनिंग गाइस। कैसे हैं सभी आप लोग? आशा करता हूँ सभी ठीक है। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है वॉइस। वॉइस का मतलब क्या होता है? वाच्य। क्या होता है? वाच्य। देखो, वॉइस कितने प्रकार के होते हैं देख लो। पहले एक बार आपको बता देता हूँ फिर समझा दूंगा। वॉइस दो प्रकार के होते हैं। पहला है एक्टिव वॉइस और सेकंड है आपका पैसिव वॉइस। पहला एक्टिव वॉइस और दूसरा है आपका पैसिव वॉइस। समझ में आया आपको? पहला एक्टिव वॉइस और दूसरा कौन सा हुआ? पैसिव वॉइस। अब आपको ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि आपको एक्टिव से किसे चेंज करना है, आपको पैसिव में चेंज करना है। ओके, आपको अगर एक्टिव से पैसिव में चेंज करना आता है तो आप पैसिव से आप उसको एक्टिव में भी चेंज कर सकते हो आराम से। समझ में आया आपको? यस। तो ध्यान देना, एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए, ठीक है, ये एक्टिव है, हमें चेंज करना है पैसिव के अंदर। ध्यान देना, एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए हमें जो कई सारी ऐसी चीजें होती है जिनको हमें पहले जानना जरूरी होता है। जैसे मान लो सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। ये थ्री एलिमेंट्स है। इसमें कोई भी सेंटेंस है, उस सेंटेंस के जो थ्री एलिमेंट्स है ये होना बहुत जरूरी है। समझ में आया आपको? यस। ध्यान रखना, एस और वी इन दोनों के बिना तो जल्दी से हम सेंटेंस ही नहीं बना सकते। मतलब इनके बिना सेंटेंस क्या नहीं होता, आपका नहीं बनता है। एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं होता है। तो सबसे पहले हमें, अब इनको कैसे चेंज करेंगे? सब्जेक्ट को, वर्ब को और ऑब्जेक्ट को है। पहले तो हम सबसे पहले सेंटेंस में मैं यहाँ पे लिखूं राम राइट्स ए लेटर। राम राइट्स ए लेटर। आपको इस सेंटेंस में इन थ्री एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा वर्ब है और कौन सा क्या है आपके ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले हमें इन तीन एलिमेंट्स को जानना जरूरी है। पहला एलिमेंट है आपका राम। देखो, और राम क्या है? नाउन है। क्या है राम? नाउन। राइट यानी क्या होता है? लिखना। और लिखना क्या हो गया आपकी? वर्ब। और ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। क्या लिखता है? लेटर। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये भी आपका क्या है? नाउन है, लेकिन ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब, और ये क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तीन चीजें ध्यान रखना। आपको इनको आइडेंटिटी, आप यू एक्टिव वॉइस से पैसिव चेंज करने के जो रूल्स है, इनको पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में बता देता हूं। तो आप नॉर्मली इतना ध्यान रखो कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए ध्यान देना, मैं एक लाइन लिखूं उसे ध्यान रखना, ध्यान सुनना उसको, कि पैसिव वॉइस इज नॉट पॉसिबल। पैसिव वॉइस इज नॉट पॉसिबल विदाउट बी। विदाउट बी। पैसिव वॉइस इज नॉट पॉसिबल विदाउट बी। बिना बी वर्ब के आप क्या नहीं कर सकते? कोई भी मतलब पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। अब ये बी वर्ब क्या होती है? इस बी का मतलब क्या होता है? इस बी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। और आपने हेल्पिंग वर्ब देखा होगा ना, जानते हो सभी, पढ़ाया मैंने आपको वर्ब, उसमें देखा होगा इज, एम, आर, वॉज, वर, हेज, हेव, हेड। ये सब क्या होती है? बी वर्ब होती है ना। और मॉडल ऑक्सिलरीज पढ़ाया मैंने आपको, पढ़ाया नहीं पढ़ाया आपको? है, ध्यान सुनना। तो जो बी वर्ब है, ठीक है, वो ये हेल्पिंग वर्ब को क्या कहते हैं? बी वर्ब कहते हैं। समझ में आया?
कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें किसकी नीड होती है, बी वर्ब की नीड होती है। इसके बिना हम क्या नहीं बना सकते, पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए, एक्टिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस वाले में चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में, वर्ब के बारे में और ऑब्जेक्ट के बारे में जानना जरूरी है कि सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये हमें कैसे पहचानेंगे। तो देखो हमें सबसे पहले मैं एक नंबर लिख के बता देता हूं आपको कि सब्जेक्ट। अब इस सब्जेक्ट की पहचान आप कैसे करोगे, सब्जेक्ट यानी क्या होता है, कर्ता। इस कर्ता की आप पहचान कैसे करोगे कि सेंटेंस है ये सब्जेक्ट है, कैसे पहचान करोगे आप इसकी बताओ। अरे आप इसकी पहचान कैसे करोगे, पता है आपको, नहीं है। तो देखो सेंटेंस, ये सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है कि कार्य को करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। नंबर एक ध्यान दो कि सब्जेक्ट क्या होता है कि कार्य को करने वाला व्यक्ति ही सब्जेक्ट यानी कर्ता कहलाता है। समझ में आया, कार्य को करने वाला व्यक्ति ही क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। अभी मैं बोल रहा हूं तो बोलने वाला कौन है, मैं, तो मैं क्या हो गया सेंटेंस का सब्जेक्ट। ठीक है, नंबर 2 ध्यान देना, नंबर 2 क्या है, ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 क्या है, ये कहां मिलेगा आपको सब्जेक्ट है, ये कहां मिलेगा, ये है वाक्य के आरंभ में। सामान्यतः यह वाक्य के आरंभ में होता है। कहां मिलेगा आपको, ये वाक्य के आरंभ में। लेकिन ध्यान रखना इस बात का, लेकिन इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्यों में यह हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। ध्यान दो, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं हम। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट को हिंदी बोलते हैं कर्ता, और कर्ता किसे कहते हैं, जो कार्य को करता है, जो कार्य को करता है वही क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। अब सब्जेक्ट ये कहां मिलेगा आपको, ये सब्जेक्ट आपको सामान्यतः वाक्य के आरंभ में होता है। ये सेंटेंस में कहां मिलेगा आपको, स्टार्टिंग में, आरंभ में मिल होता है ये। लेकिन जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, जिसके अंत में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है, ऐसे जो वाक्य है जिनके अंत में क्या है, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, उनको बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। और प्रश्नवाचक वाक्यों की वाक्य में कहां मिलेगा आपको, हेल्पिंग वर्ब के बाद में। कहां मिलेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद में मिलेगा। समझ में आया आपको यहां तक ये, ठीक है। और ध्यान दो, देखो और क्या होता है सब्जेक्ट के बारे में, इसके बारे में देखना इधर, यह कहां मिलेगा आपको, ये क्या हो सकता है, यह नाउन, यह सामान्यतः NOUN नाउन या PRONOUN प्रोनाउन या प्रोनाउन या कोई PHRAS फ्रेज होता है। आपको मैंने फ्रेज बारे में बताया था ना, आपको है कंजक्शन में पढ़ाया, मैंने आपको कंजक्शन में पढ़ाया था ना कि फ्रेजेस क्या होते हैं, ठीक है, या कोई फ्रेज होता है। समझ में आया आपको। देखो सब्जेक्ट, कार्य को करने वाला व्यक्ति सब्जेक्ट होता है, ये कहाँ मिलेगा आपको, वाक्य के आरंभ में। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो वहां पे कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ये हेल्पिंग वर्ब के बाद।
तीसरा ये है कोई नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। नाउन मैंने पढ़ाया आपको है, कोई सा भी नाउन हो सकता है। दूसरा प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? अरे प्रोनाउन प्रोनाउन कौन से होते हैं बताओ? आई, वी, यू, दे, ही, सी और इट, ये हो सकता है। समझ में आया आपको? ध्यान रखना सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन में भी कौन सा? सब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस नहीं होगा, कौन सा केस आएगा? सब्जेक्टिव केस। यहां तक समझ में आया आपको? ठीक है, यस लिखना। आगे दूसरा है वर्ब। नंबर 2 क्या है आपके? वर्ब। एक बार इसको लिख लो आप यहां तक। अब है आपका सेकेंड नंबर वर्ब। ये वर्ब क्या होती है, इसकी पहचान कैसे करेंगे हम, इसको रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे? ध्यान रखना वर्ब, वर्ब का मतलब होता है क्रिया, मतलब जो कर्ता काम करता है वही क्या होती है? वर्ब होती है। जैसे मान लो मैं हूं तो मैं क्या हो गया? कर्ता। लेकिन मैं क्या काम कर रहा हूं? बोल रहा हूं, तो बोलना क्या हो गया? वर्ब। पढ़ा रहा हूं तो क्या हो गया? पढ़ाना क्या हो गया? वर्ब। जो भी हम काम करते हैं, उठना बैठना, नहाना धोना, चलना फिरना, पढ़ना लिखना, जो भी हम काम करते हैं, ऑल दीज क्या है? वर्ब्स। क्या है? ये सभी वर्ब्स है। ध्यान देना, मतलब कर्ता के द्वारा किया गया कार्य। पहले हमने क्या पढ़ा था? सब्जेक्ट क्या होता है कि कार्य को करने वाला। कार्य को करने वाला कौन? कर्ता। और कर्ता के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? वर्ब होती है। कर्ता के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? क्रिया होती है। तो आप इसमें लिख सकते हो कर्ता के द्वारा किया गया कार्य ही क्रिया यानी वर्ब कहलाती है। समझ में आया आपको? ये कर्ता के द्वारा किया गया कार्य ही वर्ब मतलब क्रिया कहलाती है। जो भी काम करने वाला जो कर्ता होता है, उस कर्ता जो भी काम करता है, सभी काम क्या होते हैं? वर्ब होती है। ओके, नंबर 2 सामान्यतः ये आपको कहां मिलेगी? आपको ये कहां मिलेगी बताओ? यस, सब्जेक्ट के बाद में। सामान्यतः यह सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पढ़ाया ना आपको मैंने अभी। सब्जेक्ट यानी क्या होता है? कर्ता के, कर्ता के बाद आती है। कहां आती है ये? सामान्यतः यह कर्ता के बाद में आती है। समझ में आया आपको? यस। और नंबर 3 ध्यान रखना, एक्टिव वॉइस से ये पैसिव और लिखवा दूंगा, अभी भी लिखवा देता हूं। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय VERB वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब ध्यान रखना, नंबर 3 है आपका OBJECT ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्म। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्म। कि काम को करने वाला काम तो करता है, लेकिन क्या काम करता है, उसका कर्म क्या है? ठीक है, वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट कहां मिलेगा आपको? ये सामने किसके बाद में आता है? वर्ब के बाद में आता है। तो आप लिख सकते हो यह सामान्यतः, यह सामान्यतः VERB वर्ब के बाद आता है। किसके बाद मिलेगा आपको? ये है वर्ब के बाद में मिलेगा। ऑब्जेक्ट कहां मिलेगा आपको? वर्ब के बाद मिलेगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ये भी सामान्यतः वर्ब कहां मिलेगा आपको? वर्ब के बाद में मिलेगा। और यह भी कोई नाउन या प्रोनाउन, PRONOUN। अब प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं बताओ इसमें? आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? अभी लिखवाया था ना आपको, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी। वी का क्या होता है? अस।
और यू का यू, आई वी यू दे, देखा क्या होगा देम, और ही का क्या होगा हिम, सी का हर, और इट का इट। यह भी कोई नाउन या प्रोनाउन, अब ध्यान रखना मैंने उसमें लिखा है आपको सब्जेक्ट में प्रोनाउन होता है, लेकिन प्रोनाउन कौन सा, आई वी यू ही सी इट दे, लिखो है ना आपको। ठीक उसी प्रकार से ये भी प्रोनाउन होता है, लेकिन ये कौन सा केस आएगा इसमें, ऑब्जेक्टिव केस। वो थे सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव में कौन से आएंगे सब्जेक्टिव केस, और ऑब्जेक्टिव में कौन से आएंगे ऑब्जेक्टिव केस। तो यह भी कोई नाउन या प्रोनाउन होता है। ये हो गया आपको मेन तीन चीजें आपको बहुत जरूरी है, चाहे आप नरेशन पढ़ोगे तो उसमें भी आपके काम में आएंगे ये, और वॉइस पढ़ रहे हो तो इसमें भी आपके काम में आएंगे। तो आपको सबसे पहले तीन चीज जाना जरूरी है, एक है पहला सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब, और तीसरा है आपके ऑब्जेक्ट। पहला बताया मैंने आपको सब्जेक्ट, ये काम को करने वाला व्यक्ति करता होता है। दूसरा बताया इसकी पहचान, दूसरे कर्ता की पहचान कि ये वाक्य के आरंभ में आता है, लेकिन प्रश्नवाचक वाक्यों में ये आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद में मिलेगा। यस नंबर 3 है कि यह भी कोई नाउन या प्रोनाउन या कोई फ्रेज हो सकता है। ठीक है, यह भी कोई नाउन या प्रोनाउन या कोई सब्जेक्ट फ्रेज हो सकता है। दूसरा वर्ब है, कर्ता के द्वारा किया गया कार्य ही क्या कहलाती है, क्रिया कहलाती है, और क्रिया सामान्यतः कहाँ मिलेगी आपको सब्जेक्ट के बाद में मिलेगी। और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तीसरा है आपका ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में कर्म, यह सामान्यतः वर्ब के बाद में आता है, और यह भी कोई नाउन प्रोनाउन या कोई फ्रेज या PHRAS फ्रेज होता है। समझ में आ गया आपको। फ्रेज कौन कौन से, जैसे ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम, ठीक है, इस प्रकार के। समझ में आया आपको ये। तो इस प्रकार से आपके क्या हो सकते हैं ये, इन तीनों चीजों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है, अच्छे से इसको मतलब पढ़ना, इस वीडियो को ध्यान से देखना। समझ में नहीं आया तो वापस से इसको बैक जाके, ठीक है बैकवर्ड करके वापस इसको वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ये तीनों समझ में आएंगे। यस यस आगे देखो, अब ध्यान रखना, CHANGE चेंज द फॉलोइंग, FOLLOWING चेंज द फॉलोइंग। अब देखो आपको चेंज क्या क्या करना है। नंबर 1 चेंज क्या क्या करना है आपको ध्यान रखना। सबसे पहले सब्जेक्ट को क्या बनाओ ऑब्जेक्ट, या फिर मैं उल्टा बताता हूं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे हम सब्जेक्ट, OBJECT ऑब्जेक्ट को शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूं मैं, सब्जेक्ट बनाओ। सबसे पहले क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, अरे ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे सब्जेक्ट बनाएंगे। यस क्या बनाएंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे सब्जेक्ट। अब आपका जो सेंटेंस है वो सेंटेंस किस टेंस का है, उस टेंस के अनुसार, टेंस के अनुसार, आपको टेंस अच्छे से पढ़ाया मैंने, ध्यान है ना आपको। यस टेंस के अनुसार क्या लगाना है आपको हेल्पिंग वर्ब लगाओ। क्या लगाना है आपको हेल्पिंग वर्ब लगाओ। किसके अनुसार लगाओगे टेंस के अनुसार। नंबर 3 तीसरा चेंज क्या करना है आपको, ये हमेशा हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करोगे यस ठीक है। टेंस को मतलब सेंटेंस कैसा भी हो, टेंस कोई सा भी हो, आपको हमेशा किसका यूज करेंगे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का। यस शाबाश MAIN मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, थर्ड फॉर्म लगाओ। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओ थर्ड फॉर्म लगाओ शाबाश। नंबर 4 फिर क्या लगाएंगे आप आगे, अरे थर्ड फॉर्म क्या लगाएंगे बाय।
क्या लगाएंगे, बाय। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में क्या लगाना है आपको, बाय लगाओ। और बाय के बाद क्या लगाना है आपको, बाय के बाद क्या बनाना है, अब बनाना सब्जेक्ट को क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट। और सब्जेक्ट को OBJECT ऑब्जेक्ट बनाओ। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, ठीक है। इसका मतलब है, मैं आपको कई बार बोलता रहता हूं और अभी आपको याद भी हुआ कि कर्ता, कर्ता और कर्म, कर्ता और कर्म में हुई लड़ाई, कर्ता और कर्म में हुई लड़ाई, दोनों ने एक दूसरे की जगह छुड़ाई। देखो इसका मतलब कर्म तो इसकी जगह आ जाएगा और कर्ता यहां चला जाएगा, आ जाएगा ना, यस। कर्ता जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा और इस तरीके से चले जाएंगे ये। कर्ता क्रम में हुई लड़ाई, दोनों ने एक दूसरे की जगह छुड़ाई। देख लो जगह छुड़ा दिया ना, ये तो इसकी जगह चला गया और ये इसकी जगह पे आ गया। कर्ता क्रम में हुई लड़ाई, दोनों ने एक दूसरे की जगह छुड़ाई। आगे के टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाई, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, कर्ता से पहले, सब्जेक्ट से पहले बाई लगाई। और ये देखो हमारी चतुराई। बताया मैंने आपको, ये वाला बताया ना बार बार। तो आप इस फॉर्मेट को भी याद कर लो, आपको इजीली बनाना आ जाएगा। तो देखो आप, ये चेंज द फॉलोइंग में आपके 5 है, इन 5 को आप ढंग से पढ़ना। सब्जेक्ट को, सॉरी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, बाय का यूज करना है और सब्जेक्ट को क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट में बदलना है। ये हो गए आपके रूल्स जो जिसको चेंज करना है। ध्यान रखना कुछ अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, क्या होते हैं, यस अनइम्पोर्टेंट, जिनका नाम लेते हैं सबको पता लग जाता है कि हाँ मैं बोलूँ डॉक्टर इलाज करता, तो इलाज कौन करता है, कोई पुलिस वाला करता है क्या, नहीं करता ना, कोई टीचर करता है कि नहीं करता। इसका मतलब आपके दिमाग में इलाज का नाम लेते कि मैं इलाज करवा के आया हूँ, तो किसके पास गया था मैं, डॉक्टर के पास। चाय कौन पीते हैं, लोग चाय पीते हैं। तो ऐसे अनइम्पोर्टेंट जैसे दे है, पीपल है, ठीक है, डॉक्टर है, पुलिस है, इस प्रकार के क्या होते हैं कि ये जो सब्जेक्ट क्या होते हैं, अनइम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। इनके लिए इनको हम जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं ना, तब हम इनको लिखते नहीं है, और ये मैं आपको आगे लिखवा दूंगा। नाउ अब है आपका रूल नंबर 1, यहां से आप ध्यान से पढ़ना। रूल नंबर 1, आओ अब इन अदर रूल्स को हम फॉलो करते हैं। देखो आपको ध्यान रखना है, यदि ये रूल बहुत ध्यान से पढ़ना है, यदि एक्टिव, मैं एक्टिव को ए और वॉइस को भी लिखूंगा, यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में, यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में, एक्टिव वॉइस के वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या मिलेगी आपको, एस या ईएस। ध्यान देना, यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस, या फिर क्या हो, डू या डज, डू या डज, तीनों चीजें रखना। अभी और समझा दूंगा आपको। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, या सेंटेंस में क्या मिलेगा आपको, डू या डज हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करेंगे बताओ। मैंने कहा ना आपको टेंस के अनुसार हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो देखो इसमें टेंस कौन सा है, अरे प्रेजेंट सिंपल का है ना, ये प्रेजेंट टेंस है, इज एम आर आ रहा है, सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या यस या डू डज हो, ठीक है। तो हम किसका यूज करेंगे, इज, एम और आर का यूज करेंगे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस जो भी आपकी मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग
करते हैं। समझ में आया? इधर देखो, ध्यान दो इधर। अब इसका पैटर्न आपको कैसे बनाना है? पैटर्न ऐसे बनेगा, आपका ध्यान रखना। सबसे पहले लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में क्या लगाएंगे हम? इज, एम और आर, प्लस फिर क्या लगाएंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म के बाद में क्या लगाना है? बाय, और बाय के बाद में क्या लगाना है आपको? सब्जेक्ट रखना है यहां पर। इस प्रकार से आपका ये एक पैटर्न बनता है और इस पैटर्न को आपको फॉलो करना है। ध्यान देना, अब एक सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, एक सेंटेंस लिख रहा हूं, इस सेंटेंस को आप ध्यान से पढ़ो। देखो इधर मैं एक लिख रहा हूं, राम WRITES राइट्स अ लेटर, राम राइट्स अ लेटर। अब आपको मैंने तीन चीजें बताई है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इन तीनों चीजों को अगर आपको समझ, ये तीन चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बस केवल और कुछ नहीं करना, आपको बस हेल्पिंग वर्ब लगाना है। फिर देखो, तो राम राइट्स अ लेटर, राम एक लेटर लिखता है, तो लेटर कौन लिखता है? राम। तो लिखने वाला कौन हुआ? सेंटेंस का सब्जेक्ट। राम क्या करता है? मतलब लिखता है ना, तो लिखने का काम कर रहा है, और क्या लिखता है? वो हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट। ध्यान, राम राइट्स अ लेटर। अब हमें कुछ नहीं करना है, केवल आपको ये फॉर्मेट ध्यान रखना है। इधर देखो, आपको ये फॉर्मेट ध्यान रखना है। ये जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है। अब ये फॉर्मेट आप फॉलो कैसे करोगे? इधर देख लो, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेटर। कहीं सारे बच्चे क्या करते हैं? ए लेटर को इस प्रकार लिखते हैं। अरे भैया, जब हम इसको उठा के जब यहाँ रखते हैं, सेंटेंस का फर्स्ट लेटर करें, तो सेंटेंस का फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होता है? कैपिटल होता है। वेरी गुड, शाबाश। तो ए लेटर। अब हमें क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है? ईजेएमआर लगाना है। क्यों? अभी मैंने लिखवाया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या एस या एस हो, तो देखो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या है? एस आ रहा है, इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या एस हो, तो हम क्या लगाएंगे? ईजेएमआर का यूज करते हैं। तो देखो मैंने फॉर्मेट में ईजेएमआर लिखाया। अब यहाँ पे लेटर के अनुसार ईजेएमआर आएगा। अब यहाँ पे राम के अनुसार नहीं लगाना है आपको, ठीक है ना? यहाँ पे किसके अनुसार लगाओगे आप? ए लेटर के अनुसार। अब ए लेटर आपका सिंगुलर या प्लूरल है? बताओ। सिंगुलर। क्या है? सिंगुलर। एक वचन है, और जब एक वचन होता है तो हम किसका यूज करते हैं? इज का यूज करते हैं। ए लेटर इज, फिर क्या लगाएंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटर्न। गुड। क्या होती है? WRITTEN। ए लेटर इज रिटर्न। फिर क्या लगाएंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में क्या लगाएंगे? बाय। और बाय के बाद में क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस का? राम। इस नाम को उठा के पीछे रख दो और लास्ट में फुल स्टॉप लगा दो। A letter is written by राम। समझ में आया आपको ये? अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो वापस वीडियो को ढंग से देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ये एग्जांपल देखो, राम राइट्स अ लेटर। मैंने कहा ना आपको कि आपको अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन तीन चीज को आपको ध्यान से समझना है। आपका सेंटेंस कितना भी बड़ा हो, चाहे 4 लाइन का हो, 5 लाइन का हो, चाहे 1 पेज का पूरा सेंटेंस हो, अगर आपको ये तीन चीज समझ में आ गई तो आप इजीली क्या कर सकते हो? एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हो। कर सकते हो ना? यहां तक कोई दिक्कत आई आपको? नहीं आई? ओके, नाउ राइट डाउन। यस, रिटर्न। तो ये जो चेंज द फॉलोइंग जो 5 रूल्स है, इनको ध्यान से पढ़ना आप, ठीक है? आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कोई इश्यू आता है, कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो आप मेरे से पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अच्छा लगे वीडियो, समझ में आए, तो उसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आगे देखो, रूल नंबर 2। इसका मैं एक एग्जांपल और दे देता हूं, एक दो। जैसे I READ, रीड इंग्लिश। आई रीड इंग्लिश। अब मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं, तो कौन पढ़ता है? मैं। सेंटेंस का क्या हो गया? सब्जेक्ट। पढ़ना क्या हो गया? वर्ब। और इंग्लिश क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब कई बच्चे बोलते हैं सर हमें ऑब्जेक्ट का पता नहीं लगता है, हमें ऑब्जेक्ट का पता नहीं लगता है कि ये ऑब्जेक्ट कौन सा है सेंटेंस में। मैंने लिखा बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तो बच्चे क्या कर देते हैं? इन द स्काई, इन द स्काई।
आई गो टू स्कूल, ठीक है। तो स्कूल को क्या, इन वर्ड्स को क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं। क्या बना देते हैं इनको, ऑब्जेक्ट बना देते हैं, जबकि ये क्या नहीं है, तो नहीं होते सेंटेंस के ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, कभी नहीं होते हैं। ऑब्जेक्ट को कैसे फाइंड करना है आपको मैंने पढ़ाया है, फिर भी अगर आपको कोई इश्यू आता है तो देखो मैं दोबारा बता देता हूं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, अगर आपको ध्यान देना, WHAT व्हाट और WHOM होम, व्हाट और होम का जो भी आपको क्या मिलता है, आंसर मिलता है, वही क्या होता, वही क्या होता है, आपका ऑब्जेक्ट होता है। वही सेंटेंस का क्या होता है, ऑब्जेक्ट। व्हाट यानी क्या, और होम यानी किसको, ठीक है। अगर इनका क्या या देखो, इसका आंसर तो क्या मिलेगा आपको, कोई क्या मिलेगा, इनएनिमेट, और इसका क्या मिलेगा, एनिमेट, मतलब सजीव और निर्जीव कह सकते हैं हम, ठीक है। ये कोई इंसान के लिए आएगा कि, ठीक है, ठीक है। तो ये है आपका व्हाट और होम। व्हाट और होम को समझ में आ गया आपको कि ऑब्जेक्ट को फाइंड कैसे करेंगे, कि व्हाट का आंसर हो चाहे वो होम का आंसर हो, वही सेंटेंस का क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अब देखो, आप सेंटेंस में है ना, उसको समझ के उसमें क्वेश्चन करना व्हाट से और होम से। आई रीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ता हूं। अब मैं क्या पढ़ता हूं, क्या, देखो मैं क्या पढ़ता हूं, क्या का आंसर क्या मिला हमें, इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ता हूं, क्या का आंसर क्या मिला, इंग्लिश। तो सेंटेंस का पता लग गया ना, ऑब्जेक्ट पता लग गया ना, यस। मैं आपको पढ़ाता हूं, आई टीच यू, ITEAC, टीच यू। मैं किसको पढ़ाता हूं, मैं किसको पढ़ाता हूं, आपको, किसको पढ़ाता हूं, आपको। तो देखो किसको का आंसर क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है ना आपको। अरे आर यू गेटिंग और नॉट, समझ में आ रहा है आपको, यस। देखो इधर, तो आई टीच यू और आई रीड इंग्लिश, देखो इधर। तो आपको ऑब्जेक्ट फाइंड करने का तरीका समझ में आ गया आपको, फाइंड कर लोगे आप, यस। होली इतनी नहीं खेलनी है आपको जो हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या हो, हानिकारक हो, ठीक है। इसका कलर अपने सांस में चला जाएगा या हमारे आईज में चला जाएगा, तो आंखों की रोशनी क्या हो जाएगी, चली जाएगी, ध्यान रखना। हम क्या करते हैं, कलर जाते हैं, आंखों को रब करते हैं ना, मसलते हैं ना, रगड़ते हैं जोर जोर से हाथों से, तो जो हो सकता है उसमें कांच हो, या हो सकता है उसमें जो कलर जो आता है उसे रगड़ते ही हमारी आंखों में क्या करता है वो, मतलब जो आईसाइट है उसको कमजोर करता है, ठीक है ना। तो कभी भी आप खुद के या तो खुद के या किसी दूसरे की ऐसा कलर मत लगाओ जो हमारे बॉडी के लिए क्या हो, हार्मफुल हो। अब देखो आज ये कलर लगा क्या है, बहुत बुरी तरह से तबीयत खराब हो रही है ना, यस। चलो वापस टॉपिक पे आओ, इधर देखो, आई रीड इंग्लिश। अब देखो इसमें ध्यान देना, नाउ लुक एट मी, आई रीड इंग्लिश, ये आपका किसका है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। आपको इसमें किस में करना है, पैसिव वॉइस में बदलना है। किस में बदलना है इसको, पैसिव वॉइस में। मैंने आपको कहा ना अभी आपको कि सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, ऑब्जेक्ट, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। अब इसमें टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल है। वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है इसमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो फर्स्ट फॉर्म में तो इंग्लिश के अनुसार क्या लगेगा, इज। कहीं बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे आई देखते हैं, अरे आई सब्जेक्ट है, तो आई के अनुसार क्या लगाएंगे, इंग्लिश के बाद ही क्या कर देते हैं, एम कर देते हैं, जो कि क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। आपको एम का यूज नहीं करना है। अरे आपका अभी सब्जेक्ट क्या हुआ, इंग्लिश, तो आपको हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश के अकॉर्डिंग लगाना है। तो यहाँ पर हो जाएगा इंग्लिश इज READ, रेड, और फिर लगा देंगे बाई, और आई को हम जब आई सब्जेक्ट है, जब इसको ऑब्जेक्ट में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मी। ध्यान रखना, READ रीड, READ रेड और READ रेड, ये सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम है, लेकिन इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, अलग है। इसको क्या पढ़ेंगे हम, रेड पढ़े, रेड। ये है रीड, रीड रेड रेड, ठीक है, रीड रेड रेड, ठीक है। अब यहाँ पे
अभी लिखवाया आपको कि इसके सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों क्या है। इधर देखो, फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म दोनों क्या है, सेम। READ रेड, READ रेड, दोनों सेम है ना। अब यहां पे ये सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, यहां पर ये थर्ड फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है, यहां पे ये वाला रेड है या फिर ये वाला रेड है, हैं? अभी आप बता दो कि इसका थर्ड फॉर्म है यहां पर, तो मैं कहूं कि ये सेकंड फॉर्म क्यों नहीं हो सकती, या सेकंड फॉर्म कैसे होती है। जैसे मान लो अगर मैं इसके आगे अगर मैं यस्टरडे लगा दूं या इसको रेड पढ़ लूं, ठीक है। अब जैसे मैं अभी आगे बताऊंगा आपको, अगर ये चीज समझ में नहीं आई तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि सर यहाँ पे ये चीज समझ में नहीं आई कि यहाँ पे फर्स्ट ये सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि ये फर्स्ट फॉर्म है, सॉरी सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, ठीक है। यस, सेकंड एग्जांपल हो गया, आई रीड इंग्लिश, इंग्लिश इज रेड बाय मी। ही, नंबर 2 देखो, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, ही DRINK ड्रिंक्स मिल्क, ही ड्रिंक्स मिल्क, वह दूध पीता है। रूल नंबर 1 देखो, रूल नंबर 1 के एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको। यदि सेंटेंस में, यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस हो या सेंटेंस में डू हो या डज हो, तो हम क्या करते हैं, उसमें हेल्पिंग वर्ब इज एमआर का यूज करते हैं। अब यहाँ पे वही देखो, दूध पीने वाला कौन है, ही, सब्जेक्ट हो गया, पीना क्या हो गया, वर्ब, और ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या रखेंगे हम, ऑब्जेक्ट, मिल्क। अब मिल्क यहाँ पे देखो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आ रहा है, इसका मतलब मिल्क क्या है, सिंगुलर प्लूरल है, अनकाउंटेबल है। दूध को हम काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। क्या लगेगा इसके साथ में, इज, मिल्क इज। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ड्रंक, DRUNK, ड्रंक बाय, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। गॉट इट दिस वन, गॉट इट दिस वन, ओके। नाउ राइट डाउन, मैं आपको एक 10 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज दूंगा आपको, उसको आपको सॉल्व करना है, ओके। डू